नमस्कार, सुप्रभात। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि देश किस तरह से मजबूती के साथ कोरोना वायरस से लड़ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे वंदे भारत मिशन की और जानेंगे देश के मौसम का हाल। कोविड-19 की रोकथाम और इसकी जानकारी के इरादे से बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप के स्रोत कोड को अब सरकार ने निजी डेवलपर्स के लिए भी खोल दिया है। इस कदम के बाद निजी डेवलपर्स ऐप के बारे में भी शोध कर सकेंगे, जिससे इसमें कई सुधार किए जा सकेंगे और अगर कोई खामी होती है तो उसे भी ठीक किया जा सकेगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोग्य सेतु ऐप का सिद्धांत पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा है। ऐप का स्रोत कोड खोलना इन सिद्धांतों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सूचक है। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान देने वालों के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत इनाम देने का भी इंतजाम किया है। 26 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप को इस्तेमाल करने वालों की संख्या 11 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है। इस ऐप में 12 भाषाओं में सूचनाएं उपलब्ध हैं। इस तरह ये कोविड-19 को ट्रैक करने वाला दुनिया का सबसे विस्तृत ऐप है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के रियल टाइम पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन RT-PCR जांच के लिए निर्धारित अधिकतम 4,500 रुपए की शुल्क सीमा हटा दी है। ICMR ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निजी प्रयोगशालाओं से बातचीत करके आपसी सहमति से जांच की कीमत तय कर सकते हैं। लोगों और मजदूरों के बड़ी संख्या में अंतर्राज्यीय प्रवास के बाद कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सचिवों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और कोविड-19 के रोकथाम के उपायों पर बात की। इसमें कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण रणनीति के लिए पेरीमीटर कंट्रोल, विशेष निगरानी टीमों के माध्यम से घर घर सर्वेक्षण, निगरानी, परीक्षण, इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान देने की बात कही गई। इसके अलावा राज्यों को मौजूदा उपलब्ध स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के आकलन पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। इसमें क्वारंटीन सेंटर्स, ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड के साथ अस्पतालों की व्यवस्था करने को कहा गया। साथ ही अगले 2 महीने के लिए आवश्यकता का मूल्यांकन करते हुए इसे बढ़ाने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को क्वारंटीन सेंटर से बाहर मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के लाभ, टेलीमेडिसिन की व्यवस्था, अन्य स्वास्थ्य सेवा जैसे TB, लेप्रोसी, फेफड़े से जुड़ी बीमारियां, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था को गंभीरता से लेने की सलाह दी। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बेशक बढ़ रहे हों, लेकिन आबादी के हिसाब से संक्रमण के मामले, रिकवरी रेट और मृत्यु दर के मामले में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत ज्यादा बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन, लॉकडाउन जैसे उपायों की वजह से हमारे यहाँ रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च में जब देश में पहला लॉकडाउन लगाया गया था, तब ठीक होने की दर 7% के आसपास थी। मौजूदा समय में मरीजों के ठीक होने की दर 41.61% तक पहुंच चुकी है, जहां पूरे विश्व में इस संक्रमण से मौत की दर 6.4% है। देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु के दर के मामले में भी सुधार हुआ है। पहले मृत्यु दर 3.03% थी, जो अब 2.87 हो गई है। देश में 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से करीब 50% बुजुर्ग थे और 73% कोरोना वायरस के साथ अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। दुनिया में अब तक मौत की दर प्रति लाख आबादी में 4.4 रही, जबकि देश में प्रति लाख आबादी में 0.3 लोगों की मौत हुई, जो दुनिया में सबसे कम है। अगर बढ़ते मामलों पर नजर डालें तो भारत की स्थिति उसमें भी बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जहां स्पेन में प्रति लाख पर 504 मामले, बेल्जियम में 499 मामले, अमेरिका में 486 मामले, मेक्सिको में 52.2 केस हैं, तो वहीं भारत में केवल 10.7 केस ही प्रति लाख जनसंख्या पर है। अगर हमारे यहाँ लो डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, लो केस फैटेलिटी है, तो उसका मुख्य कारण लॉकडाउन में ली गई हमारे जो प्रोसेसेस थे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि हमारे लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जाए,
साथ ही कंटेनमेंट मेजर, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स के थ्रू हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें और इन कारणों से ही हम अपने देश में यह फैटेलिटी रेट या डेथ पर लाख पॉपुलेशन को रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम पाते हैं। इसको अगर हम दूसरे ढंग से एनालाइज करें तो जैसे कि अभी हमने पिछले ग्राफ में देखा है कि अगर बेल्जियम जैसे देश में 800 डेथ्स पर मिलियन अगर रिपोर्ट हुई हैं, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इंडिया बहुत ही लोअर लेवल पर करीब 3.08 डेथ्स पर मिलियन वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। और उसके साथ भी अगर हम इसको टाइमलाइन के बेसिस पर एनालिसिस करें तो देखते हैं कि हमारे यहाँ का रिलेटिवली फ्लैट और उसकी ट्रेजेक्ट्री में एक शार्प जंप, एक शार्प स्पाइक नहीं नोट किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस से लड़ने में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की सेवन से कुछ लोगों को चक्कर व उल्टी आने की दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से खाली पेट दवा लेना। आईसीएमआर ने कहा कि उन्हें कुछ खाने के बाद ही दवा लेने को कहा गया है। देश में अभी एक दिन में औसतन 1.1 लाख कोरोना सैंपल टेस्टिंग हो रही है। कुल 612 लैब हैं जो कोरोना की टेस्टिंग कर रही है, जिसमें 430 सरकारी लैब हैं। We are testing travelers, healthcare workers and frontline workers who are symptomatic, SARI patients who are symptomatic, ILI patients symptomatic. We have also adding clusters, women in labor, symptomatic ILI among returnees and hospitalized ILI patients and also contacts. So now we have ramped up testing immensely in the last 3 months and we are testing about 1.1 lakh samples in a day. As I mentioned, we have about 612 total labs, out of which 430 are public labs and 182 private labs. And the capacity of these labs has also been increased by augmenting, one, by the number of labs, and two, by the shifts. People are doing 2 to 3 shifts a day and testing in 8-hour shifts, and also increasing and augmenting the number of RT-PCR machines and also the manpower. देश भर के हवाई अड्डों से हवाई जहाज़ों की रवानगी शुरू होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग शहरों में फंसे लोग अब आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षात्मक उपायों समेत अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। देश में करीब 2 महीने बाद घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते विभिन्न शहरों में फंसे लोग इन उड़ानों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। मंगलवार से आंध्र प्रदेश में भी घरेलू उड़ान सेवाओं की शुरुआत हो गई है। इधर चेन्नई हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों से आवागमन के लिए करीब 21 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। देश के अन्य हिस्सों से भी घरेलू उड़ानें संचालित की जा रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में घरेलू उड़ान सेवाओं की शुरुआत होना अभी बाकी है। यहां गुरुवार से व्यावसायिक उड़ानें शुरू की जाएंगी। इस बीच राज्य सरकार ने घरेलू उड़ान से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन क्वारंटीन का नियम जारी किया है। घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू होने के पहले दिन सोमवार को 832 उड़ानों का परिचालन किया गया और 58,318 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया, जबकि कुछ उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मई से शुरू हुए वंदे भारत मिशन का आज 21वां दिन है। अब इस मिशन के तहत और अधिक उड़ानों की व्यवस्था की गई है ताकि विदेशों में फंसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया जा सके। इसी सिलसिले में विदेश मंत्रालय की कल एक अहम बैठक भी हुई। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन का दूसरा विस्तारित चरण शुरू हो गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को मिशन के संचालन से जुड़ी समीक्षा बैठक की। इस दौरान मिशन की व्यापकता और दक्षता बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। अब तक 34 देशों के लिए किए गए 173 विमानों और 3 समुद्री जहाजों के परिचालन का अनुभव भी साझा किया गया। मिशन के विस्तारित चरण में 60 देशों से करीब 1 लाख भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की योजना है। बैठक में बताया गया कि वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटने वाले विमानों की देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर लैंडिंग कराई जाएगी। साथ ही यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए स्थानीय उड़ानों का विस्तार किया जाएगा।
चार्टर्ड उड़ानों को अनुमति दिए जाने का विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है। वहीं जमीनी सीमाओं से भी भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। इस चरण का मुख्य जोर होगा खाड़ी देशों से भारतीय लोगों को वापस लाने पर। तकरीबन 150 विमानों का उपयोग होने की संभावना है और इसमें खास तौर पे वे लोग शामिल होंगे जिन्हें खाड़ी देशों में अभी वहाँ के कानून से एमनेस्टी दी गई है। ईरान में बहुत सारे मछुआरे फंसे हैं, उन्हें जून के महीने में जल जहाज़ों के माध्यम से भारत लाया जाएगा। इसके अलावा एयर टिकटिंग की डायरेक्ट व्यवस्था की जाएगी ताकि विदेश से भी लोग एयर इंडिया के एयर टिकटिंग करा सकें। और चौथी बात, राज्य सरकारों से समन्वय बढ़ाया जाएगा ताकि क्यूमुलेटिव क्वारंटाइन फैसिलिटी को मजबूत किया जा सके। बैठक में विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एयर इंडिया और आव्रजन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। वंदे भारत मिशन को और प्रभावशाली बनाने के लिए कई तरह के सुझाव भी दिए गए। 13 जून तक चलने वाले इस चरण में खाड़ी देशों से करीब 140 उड़ानों का परिचालन होगा। इनके जरिए 23,000 से ज्यादा भारतीयों के स्वदेश आने की उम्मीद है। संयुक्त अरब अमीरात से अधिकतम उड़ानें निर्धारित की गई हैं। सऊदी अरब से 14, ओमान से 15, कतर से 10, कुवैत से 12 और बहरीन से 5 उड़ानें संचालित होंगी। वहीं दुबई से अब तक 57 उड़ानों की सूची घोषित की गई है, जबकि आबू धाबी से 26 उड़ानें संचालित होंगी। खाड़ी देशों से ज्यादातर उड़ानें केरल के लिए हैं। Today we are starting the evacuation from Kazakhstan. Today is the first flight from Karaganda. We have around 7 flights from Karaganda, from Almaty and from Nur Sultan. So from today onwards, that is 26th till 1st, daily there is one flight. It will be taking around 1,000 people to India. We have registered around 3,400 people for evacuation. So rest of the people will be covered in the next phase. We have also asked for chartered flights for workers from Nur Sultan and Atirao. We are thankful to everyone, especially to Ministry of External Affairs of India, Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan, to the airport authorities of Karaganda, Nur Sultan and Almaty and Atirao for supporting our evacuation. मिशन के विस्तारित चरण के पहले दिन बर्मिंघम से दिल्ली और अमृतसर के लिए 331 भारतीयों की वतन वापसी हुई। वहीं संयुक्त अरब अमीरात से 8 विशेष विमानों का परिचालन निर्धारित है। इन उड़ानों के जरिए 1000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। इजराइल में फंसे 115 भारतीयों को भी एयर इंडिया की विशेष उड़ान के जरिए वापस लाया गया है। वहीं सिंगापुर और रूस से भी भारतीयों की वापसी हुई है। Thank you, Embassy, Indian Embassy and Air India for taking us back home. Thank you so much. एयर इंडिया की फ़्लाइट आई, वो भी तो हमारे लिए अच्छा हो गया, हम घर जा रहे हैं। सारी बहुत ठीक है कि नहीं? काफ़ी टाइम हो गया था, परेशान हो गए थे, वीज़ा ख़त्म थी, सब कुछ ख़त्म था। एयर इंडिया की तरफ से हमें फ़्लाइट मिल गई और जल्दी रिस्पांस आया, एम्बेसी की तरफ से भी, एयर इंडिया की तरफ से भी। गुड। इससे पहले सोमवार को 4 विशेष उड़ानों के जरिए कुल 833 भारतीयों की वतन वापसी हुई। इनमें दोहा से दिल्ली और गया के लिए निर्धारित उड़ान में 146, सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली, कोच्चि और अहमदाबाद के लिए निर्धारित उड़ान में 229, मेलबर्न से दिल्ली और कोच्चि के लिए निर्धारित उड़ान में 231 और सिडनी से दिल्ली, अहमदाबाद के लिए निर्धारित उड़ान में 227 भारतीय स्वदेश वापस लौटे। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक करीब 30,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से ये लोग विभिन्न देशों में पिछले कुछ महीनों से फंसे हुए थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। देश में लॉकडाउन की वजह से विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोजाना सैकड़ों रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इनमें भी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां हैं। प्रवासी मजदूरों और उनके घर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान जो दे रही हैं। भारतीय रेलवे ने 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया था और अब तक 3,274 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया है। इनके जरिए 44 लाख लोगों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया गया है। 3,274 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों में 2/3 से अधिक उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई गई हैं। आज भी हजारों प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए अपने घरों को लौट रहे हैं।
श्रमिक स्पेशल के अलावा रेलवे राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है। इनकी शुरुआत 12 मई से की गई थी। रेलवे की 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें शुरू करने की भी योजना है, जिनके लिए टिकट बुकिंग का काम जारी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है और ये अब 41.60% हो गया है। देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,380 हो गई है। इनमें 80,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,535 नए केस सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 60,491 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 4,167 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ। बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफर से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन, अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री न सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को। भाई साहब बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा। ना सिर्फ खुद जीतेगा, बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है। बैज ऑफ ऑनर क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए। इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। देश में कोरोना के मामले 1,45,000 के पार पहुंच चुके हैं। इसमें 1/3 से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। वहीं केवल 5 राज्यों में 1 लाख से ऊपर मामले सामने आए हैं। एक नजर डालते हैं सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों पर। सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 52,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 15,700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यहां 1,695 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं गुजरात का रुख करें तो यहां 14,400 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो 6,600 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 7,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 167 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं करीब 4,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 17,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 8,700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं।
तमिलनाडु में 118 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। दुनिया कोरोना वायरस की महामारी के बुरे दौर से उबरने की कोशिश में जुटी है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 130 लोगों पर कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड में लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। चेक गणराज्य ने ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के साथ अपनी सीमा खोल दी है, तो 2 महीने से बंद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग शुरू हो गई है। एक नजर दुनिया में कोरोना की स्थिति पर। अब तक पूरे विश्व में 55,08,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। वहीं अब तक 3,46,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से जान गंवा चुके हैं। दुनिया में सबसे पीड़ित देशों की अगर हम बात करें कोविड-19 से, तो अमेरिका में सबसे अधिक 16,62,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना के मामले बढ़कर 3,62,000 के पार पहुंच गए हैं और 3,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 32,700 से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है। स्पेन की बात करें तो यहां अब तक 2,35,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 28,700 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हुई है। फ्रांस का रुख करते हैं। यहां 1,83,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्रिटेन में 2,62,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और अभी 36,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आखिर में बात कर लेते हैं ब्राजील की, जहां 3,74,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 23,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सरकार अब उत्तर भारत को मत्स्य निर्यात का हब बनाएगी और इसके लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा और नए तालाब बनाए जाएंगे। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कल संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार मत्स्य क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नमकीन पानी में निर्यात करने वाली मछली के पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में सिबास, तिलपिया, फिंगासियस जैसी मछलियों के पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल दक्षिण भारत में मछली पालन बड़े पैमाने पर होता है। मत्स्य उत्पाद के निर्यात में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने बताया कि मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के साथ ही जनहित में बीते दिनों विभिन्न क्षेत्रों में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। गिरिराज सिंह ने हाल ही में सरकार की ओर से जारी किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। जो बेस बनाया था देश के सामने, उस बेस को आज नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की ओर जा रहे हैं। हम दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर हैं। 10%, 10.8 मेरा एनुअल ग्रोथ है। कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न तमाम बाधाओं के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने इस बार 24 मई तक 341.56 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 341.31 लाख मैट्रिक टन था। गेहूं की कटाई आमतौर पर मार्च के अंत में शुरू होती है और अप्रैल के पहले सप्ताह में सरकारी एजेंसियों द्वारा इसकी खरीद शुरू हो जाती है। लॉकडाउन की वजह से हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस दौरान कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां आरंभ करने की छूट दे दी। इनमें ग्राम पंचायत स्तर पर सभी तरह की सुविधाओं वाले नए केंद्र भी स्थापित किए गए और खास तौर पर गेहूं खरीद वाले प्रमुख राज्यों जैसे पंजाब में इनकी संख्या 1,836 से 3,681, हरियाणा में 599 से 1,800 और मध्य प्रदेश में 3,545 से 4,494 हो गई। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों को अपनी उपज लाने के लिए विशिष्ट तिथियां और स्लॉट प्रदान किए गए, जिससे खरीद केंद्रों में भीड़भाड़ से बचने में मदद मिली। इन केंद्रों पर नियमित रूप से परस्पर दूरी बनाए रखने के नियम का कड़ाई से पालन किया गया और साफ सफाई के काम भी नियमित रूप से जारी रखे गए।
भारत सरकार, एफसीआई, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा किए गए इन समन्वित प्रयासों से सभी ऐसे राज्यों में गेहूं की खरीद आसानी से की जा सकती है जहां अतिरिक्त पैदावार हुई है। इससे किसानों की मदद के साथ ही केंद्रीय पूल में गेहूं का अतिरिक्त भंडारण हो सकेगा। गेहूं की खरीद करने वाले राज्यों के खरीद का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। पंजाब में 24 मई तक कुल 125.84 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। मध्य प्रदेश में 113.38 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा में 70.65 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। वहीं उत्तर प्रदेश में 20.39 लाख मीट्रिक टन, राजस्थान में 10.63 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में नेतृत्व को लेकर जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई, उससे सेना को वापस बुलाने के कार्यक्रम में बाधा पड़ी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना अब वो काम नहीं कर रही जिसके लिए उसे भेजा गया था। We want to bring our soldiers back home. We want to bring them back home. And we're not only talking about there, we're talking about other countries also. We bring our soldiers back home. We can always go back if we have to. If we have to go back, we'll go back, and we'll go back raging. And then we'll go back as warriors, fighters. But right now we're policing, and we're not meant to be a police force. We're meant to be a fighting force. Is Thanksgiving Day the target? No, I have no target, but as soon as reasonable. और अब एक नजर मौसम के हाल पर। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मैदानी इलाकों में लू चल रही है। कल यानी मंगलवार को राजधानी दिल्ली में 47.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि देश का सबसे गर्म स्थान चुरू रहा, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अगर आज के मौसम पर नजर डालें तो मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ के कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में भी पारा 45 डिग्री तक जाने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।